दोस्तों नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में चर्चा करने चाहते हैं और ये नियम इस तरह का नियम है कि इसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यहाँ तक कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो रोजमर्रा में हम इस नियम का पालन जरूर करते हैं। तो दोस्तों आइए इस नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये हमारा नियम है समसीमांत तुष्टिगुण नियम, यानी कि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस नियम के अनुसार ही हम बहुत से काम करते हैं। व्यवहार में हमारा ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस नियम के कई नाम हैं, कई विद्वानों ने अलग अलग इसके नाम दिए हैं। जैसे कि इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी जानते हैं। सर्वप्रथम ये नियम गोसेन ने दिया था और गोसेन का इसे द्वितीय नियम कहते हैं। और गोसेन का प्रथम नियम जो है सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम है और ये दूसरा गोसेन का नियम समसीमांत तुष्टिगुण नियम है। अगला है समसीमांत तुष्टिगुण नियम। ये मार्शल ने इसे नाम दिया था, मार्शल ने इसे नाम दिया था समसीमांत तुष्टिगुण नियम। अगला हमारा नियम है उपभोक्ता की संतुष्टि के अधिकतमीकरण का सामान्य नियम, यानी कि अधिकतम संतुष्टि का नियम के नाम से इस नियम के को बताया था। और विचारवान उपभोक्ता का नियम प्रोफेसर हिब्डन महोदय ने इस नियम को विचारवान उपभोक्ता का नियम के नाम से बताया। और अगला प्रतिस्थापन का नियम, इसी नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी बताया, क्योंकि एक वस्तु का प्रतिस्थापन तब तक किया जाता है जब तक कि उससे समान संतुष्टि ना प्राप्त हो जाए, यानी कि तुष्ट गुण जो है वो अधिकतम हो जाए। और अर्थशास्त्र का नियम, प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसे अर्थशास्त्र का नियम कहा, क्योंकि ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, यानी कि लगभग ये अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में लागू होता है और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तो इसलिए इसे अर्थशास्त्र के जो 5 क्षेत्र हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन 5 क्षेत्रों में ये नियम सर्वथा लागू होता है और हर जगह इस नियम के अनुसार कार्य किया जाता है। तो इसलिए इसे प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का नियम ही कहा है। अगला है कि नियम की हम व्याख्या किस तरीके से करते हैं और ये नियम क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस नियम की व्याख्या सबसे सही और सबसे सटीक जो है मार्शल ने की है। मार्शल के व्याख्या के बाद ही ये नियम जो है बहुत अधिक प्रचलित हुआ। तो मार्शल ने कहा था कि मार्शल के शब्दों में, यदि किसी मनुष्य के पास ऐसी वस्तु है, यानी एक मनुष्य के पास यदि कुछ वस्तुएं हैं या मुद्रा है जो कि विभाजनशील है, यानी जिसे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है। तो ये वस्तु मुद्रा है, मुद्रा को अनेक प्रयोगों में ला सकते हैं, तो वह उसे अनेक प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग से उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। यानी कि यदि मनुष्य के पास कुछ रुपए हैं और उन रुपयों को मनुष्य कई इकाइयों में बांटकर और इस तरीके से प्रयोग करेगा कि जिन वस्तुओं पर वो प्रयोग कर रहा है तो उन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो जाए, तो इस तरह से उसे जो है अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति हो जाएगी। यदि इसमें अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटा करके उसका प्रयोग पहले में करके लाभ ले सकता है। यानी कि यदि 2 वस्तुएं हैं, एक प्रथम है और द्वितीय, तो इन्होंने कहा यदि प्रथम में उसे अधिक उपयोगिता मिलती है और दूसरे में कम उपयोगिता मिलती है तो दूसरे से वो अपनी जो पूंजी लगा रहा है, जो रुपए लगा रहा है, वो हटाकर पहले में लगा देगा और इस तरीके से उसे अधिकतम उपयोगिता मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं कि इसकी और सटीक व्याख्या हम रोजमर्रा के अपने जीवन से कर सकते हैं। कि जैसे यदि हम बाजार को जाएं और बाजार में यदि हम कुछ रुपए लेकर जाते हैं, जैसे हमने 500 रुपए लेकर हम बाजार में गए और हमें सब्जी खरीदना है, तो सब्जी खरीदने के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें उपयुक्त होंगी। जैसे कि एक सब्जी का नाम है आलू है, मटर है और टमाटर है
उसके बाद में मिर्च है, और अगर हम सब्जी की ही बात करते हैं, फूल गोभी है। इन सभी चीजों को अगर हमें खरीदना है और हमारे पास 500 रुपए हैं और 500 रुपए की ये हम 5 चीजें खरीदना चाहते हैं, तो हम इन्हें किस तरीके से बांटेंगे? क्या हम सारी चीजें 100-100 रुपए की खरीद लेंगे, या हम कौन सी चीज अधिक खरीदेंगे, कौन सी कम खरीदेंगे? तो हमें इसके बारे में ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस से कितनी उपयोगिता मिलती है। तो हम इनका प्रयोग इस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास ये वस्तुएं खरीदने के लिए हम 500 रुपए लेकर मार्केट में गए, तो हम सबसे पहले मान लीजिए 100 रुपए का हम आलू खरीद लेते हैं। फिर बारी आती है कि हम मटर खरीदना चाहते हैं, तो मटर हम कितनी खरीदेंगे? तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हम 50 रुपए की मटर खरीद लेते हैं। फिर टमाटर की बारी आती है, तो तब टमाटर भी हम 50 रुपए का ही खरीदते हैं, और ये वो हम जब खरीदते हैं तो हम इसे भी 50 रुपए की खरीद लेते हैं। और फूल गोभी जब हम खरीदते हैं तो हम इसे भी 50 रुपए की खरीद लेते हैं। तो अब हमने जो है वो 300 रुपए खर्च कर दिए और शेष हमारे पास 200 रुपए और बचे हैं। अब हम 200 रुपए का इसमें किस चीज पर प्रयोग करेंगे, ये हम देखेंगे कि अगर हमें इतनी ही वस्तुएं खरीदना है तो हम 200 रुपए जो है, फिर हम क्या करेंगे कि हमारी ये अगर चीजें ज्यादा खरीद लेंगे तो इनका उपयोग हम कम कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम फिर 100 रुपए का आलू खरीद लेंगे, और मटर जो है इसे हम फिर से 50 रुपए का खरीद लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम फ्रिज में रखकर टमाटर को आगे चला सकते हैं, और टमाटर अगर हमें सही रेट में मिलता है तो हम फिर टमाटर का 50 रुपए और खरीद लेंगे, तो ये 200 रुपए का सामान और खरीद लिया। तो इस तरह से हम अपने जो हमारा उपभोग है उसमें जो संतुष्टि मिलती है उसे अधिकतम कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। और इसे और अगर सरल तरीके से हम देखना चाहें तो आगे हम योग सारणी बनाकर, जैसे यहाँ पर हम वस्तुएं ले, अब हम 3 वस्तुएं यहाँ पर X, Y और Z 3 हमने वस्तुएं ली हैं, और इन वस्तुओं से प्राप्त हमारी उपयोगिता है 10, 8, 6, 4 और 2। वहीं इससे हमारी जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो हमारी है 9, और 9 के बाद में है 7, 5, 3 और 1। वहीं जेड वस्तु है तो इससे उपयोगिता जो प्राप्त होती है वो है हमारी 7, 7 है, फिर है 6 है, और 5 है, और 4 है। तो इस तरीके से हमारी ये सारी उपयोगिताएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हम चार के बाद में ये 3 होगी, और फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, और इसका जो है फिर 2 होगी और 1 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये वस्तु की जो उपयोगिता है उसकी एक चार्ट प्राप्त हो गई है। और अब हम क्या करते हैं कि इन वस्तुओं पर अपना
धन जो है वो व्यय करना शुरू करते हैं। तो हम जब मार्केट में जाएंगे तो हम सबसे पहले कौन सी चीज खरीदना चाहेंगे, कौन सी चीज का उपयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम अपना पहला जो खर्च है वो 1 रुपए यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि एक जो साधन का एक अंश है वो हम यहाँ पर खर्च कर देंगे। अब हमें जब दूसरा खर्च करने को होगा तो हम यहाँ पर खर्च करेंगे। फिर अगर हम तीसरा खर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर खर्च करेंगे, और चौथा खर्च करेंगे तो यहाँ पर, और पांचवा फिर यहाँ पर, छठा यहाँ पर, और सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर खर्च करेंगे, नौवां यहाँ पर, फिर 10वें हम यहाँ पर खर्च करेंगे, और 11वां फिर यहाँ पर, और 12वां यहाँ पर, और 13वां यहाँ पर, 14वां यहाँ पर, और 15वां यहाँ पर खर्च करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने 15 रुपए का उपभोग जो है वो कर लेंगे। तो जब हम अपने इन 15 रुपयों का उपभोग करते हैं, यानी कि हम अपने साधन की इन 15 इकाइयों का जब उपभोग कर लेते हैं तो वो इकाइयाँ हमारी इस तरीके से खर्च होंगी कि जो हमारी अंतिम इकाई है उसके खर्च से जो ये सीमांत उपयोगिता है, यानी कि सीमांत उपयोगिता, ये हमारी बराबर बराबर हो जाएगी 2 और 2, यानी कि x, y और z वस्तु से जो उपयोगिता होगी वो हमारी बराबर बराबर प्राप्त हो जाएगी। यही सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। ये नियम हम डेली में इस्तेमाल भी करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें जब भूख लगी होती है तो हमारे पास खाने के लिए है, जैसे कि पानी है, रोटी है, दाल है, चावल है और सब्जी है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले वो चीज खाते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि हमें अगर दाल बहुत अच्छी लगती है तो दाल रोटी हम खाना शुरू करते हैं, और हम सब नहीं खाते हैं कि जब उसकी उपयोगिता के बाद में जब चावल की उपयोगिता और सब्जी की उपयोग दाल की उपयोगिता जब या सब्जी की उपयोगिता के बराबर हो जाती है तो दाल सब्जी खाने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में हम कभी पानी पीते हैं और कभी जो है वो चटनी का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और अंत में हम उनमें से कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं कि अब हम ये नहीं खाएंगे। लेकिन जिसमें अधिक उपयोगिता होती है, जब बराबर उपयोगिता होती है, यानी कि हम पूर्णतया संतुष्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम उपयोगिता हमारी हो जाती है, इतना सब चीज़ खा लेते हैं, फिर हमारी इच्छा किसी भी चीज़ को खाने के लिए नहीं रहती है, और कितनी भी अच्छी चीज़ हो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो सब पानी के बराबर हो जाती है। यानी कि पानी की जो सीमांत उपयोगिता है उसके बराबर सारी कीमती वस्तुओं की उपयोगिता भी हो जाती है। तो इस नियम का हम फॉलो हर जगह करते हैं। तो ये हमारा नियम हमें ये बताता है कि अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कई वस्तुओं की अलग अलग हो जाती है और उसका प्राइस भी अलग अलग होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये जो है x और y और z हम इसे कर लेते हैं तो p x और p y और p z, यानी हम अपने साधनों का इन पर जो प्रयोग करते हैं तो px पर क्या प्रयोग करेंगे, py पर क्या प्रयोग करेंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये 3 साधन हैं। तो ये इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो सबकी बराबर हो जाएगी। इसलिए हमारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी x, y, z की जो है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। तो इस तरह से हम अपना उपभोग करते हैं, या एक विवेकशील उपभोक्ता इस तरीके का अपना उपयोग करता है। इसी तरह राजस्व का जब व्यय किया जाता है तो सबसे अधिकतम उपयोग मिल सके और अधिकतम कल्याण हो सके, इस तरह से राज्य जो है वो विभिन्न मदों पर अपना पैसा खर्च करती है। उपभोक्ता और उत्पादक जो है विभिन्न साधनों पर अपना पैसा खर्च करते हैं। इसलिए इस नियम को अर्थशास्त्र का नियम रॉबिन्स ने कहा है। तो ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को ये नियम आना ही चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस नियम की मान्यताएं क्या हैं। कुछ मान्यताएं
अर्थशास्त्र में हर नियम की होती हैं, यानी कि कोई अगर मनुष्य दिमाग से कम है, यानी उसकी बौद्धिक स्तर कम है, विवेकशील विचारशील नहीं है, तो वो जब खाना खाने जाएगा तो उसे जो मिल जाएगा वही खाता चला जाएगा। इस पर ये नियम लागू ही नहीं होगा, यानी कि किसी के पास अगर बहुत अच्छी चीज हलवा रखा रह जाएगा और वो जो है केवल सूखी रोटी खा जाएगा, तो उस समय ये नियम लागू नहीं होगा, या उसे जो भी चीज मिलेगी वो खाता चला जाएगा। यानी एक विवेकशील अगर मनुष्य है तभी ये नियम लागू होता है। और सम सीमांत उपयोगिता की मान्यताओं में जो के सीमांत तुष्ट गुण ह्रास नियम की मान्यताएं थी वो तो सभी लागू होती हैं, और इसमें मुद्रा का तुष्ट गुण और वस्तु का जो तुष्ट गुण है उसके बारे में भी मनुष्य को पता होना चाहिए। यानी कि इसमें जो तुष्ट गुण है इसकी माप होनी चाहिए, माप ये मुद्रा की यानी कि साधन की भी, और उसके बदले जो वस्तु है उसकी भी, और मनुष्य का विवेकशील होना चाहिए। और उसके बाद में है कि मनुष्य के सीमांत जो तुष्ट गुण है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। वहीं इसके कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि अपवाद स्वरूप यानी कि इसकी मान्यताएं जो है वो दोषपूर्ण है, यानी कि हर समय उपभोक्ता जो है वो विचारवान नहीं रहता, कभी कभी किसी भावना के आवेश में आकर यानी फैशन वगैरह में अपना पैसा उस पर जो है वो खर्च कर देता है। तो वस्तुओं का विभाजन इसमें है कि कहीं अगर मकान खरीदना हो तो वो मकान 100 रुपये या 1000 रुपये का थोड़ी खरीदेगा, उसके लिए उससे पूरी पूंजी लगाना ही पड़ेगी। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो विभाजित नहीं हो सकती, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके मूल्य में यदि भविष्य में परिवर्तन होने वाला है या कुछ आशंका होती है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। उसमें जो है मनुष्य अपने विवेक से और मनुष्य बाजार की स्थिति को देखकर पैसा लगाता है। वहीं कीमत स्तर अगर बढ़ता घटता रहता है तो, और फैशन और रीति रिवाज की इस तरीके की अपवाद हैं। वहीं इसका महत्व जो है वो उपभोग के क्षेत्र में भी महत्व है, यानी उपभोग के क्षेत्र में मनुष्य इस तरीके से उपयोग करता है, और डेली के लाइफ में एक उपभोक्ता और संपूर्ण उपभोक्ताओं का समूह एक समाज भी इसका उपभोग करता है। वहीं उत्पादन के क्षेत्र में एक उत्पादक जो है वो इसका उपयोग करके अपने जो है उत्पादन को अधिकतम करने की कोशिश करता है, और राजस्व के क्षेत्र में इसे जो है वो इस तरीके से सरकारें अपने मद को खर्च करती हैं कि विभिन्न साधनों से जो होने वाला लोक कल्याण है वो अधिकतम हो जाए, और सीमांत पूंजी से जो लोक कल्याण होता है वो बराबर हो जाए। विनिमय के क्षेत्र में इसका उपभोग किया जाता है कि जो मुद्रा है उसके बदले में जो हमें वस्तु मिल रही है यदि उसका तुष्ट गुण और मुद्रा का तुष्ट गुण बराबर हो जाएगा तो वहीं पर हम उस वस्तु का उपभोग बंद कर देंगे। वहीं वितरण के क्षेत्र में भी इसका उपभोग होता है कि विभिन्न साधनों में यदि उत्पादन का वितरण करना है तो किस साधन की सीमांत उत्पादकता कितनी है उस के अनुसार ही उसको जो है पारितोषिक दिया जाता है, यानी कि उसको उसका हिस्सा दिया जाता है। यदि उसकी उत्पादकता कम है तो उसे अधिक नहीं दिया जा सकता। तो ये समान उपभोक्ता समान सम सीमांत तुष्ट गुण का नियम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए इसे अर्थशास्त्र का नियम रॉबिन्स ने कहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नियम और नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, धन्यवाद।